ओके स्टार्ट करें। माइक्रो टेस्ट सॉल्व हो गया? नहीं सॉल्व हुआ? बाकी है क्या? कितने क्वेश्चंस किए अभी? 8। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चंस घर पे करना। टुमारो विल डिस्कस। ठीक है, जो डाउट्स होंगे तुम्हारे, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, घर पे जाके माइक्रो टेस्ट सॉल्व कर लेना है। एंड माइक्रो टेस्ट के ऊपर डेट लिख दिया करो। ठीक है, किस डेट को मिला है, सो दैट कि बाद में तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुम्हें पता चले कब हुआ था ये। ओके स्टार्ट करें फिर। तो in last lecture what we discussed log. Okay, so any doubt in log? Any doubt in any concept of log? No doubt, all clear? Good. चलो भाई, अच्छा है। yes. Sir, log of any number can be used. Sorry, Means log root 2. log root 2 Can be possible. yes of course। देखो गुड, ये देखो मैंने बताया था तुम्हें, पावर याद है, पावर प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ रूट 2 जैसे तुमने बोला, तो व्हाट वी कैन राइट हियर। देखो log रूट 2, तो रूट 2 कैन बी रिटन एज 2 पावर 1/2। नहीं समझा क्या? एंड बाय यूजिंग पावर प्रॉपर्टी 1/2 नीचे, पावर नीचे आ जाता है ना, log ऑफ, एंड log ऑफ 2 इज by 2। सिंपल है ना, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉग से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक है ना। एंड नेचर में भी मिलता है भाई लॉग, कई चीजें लॉग फंक्शंस होते हैं। आगे मैं आज तुम्हें वही स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है? नहीं है। चलो फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक साथ में लेकर चलूंगा इसको, फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन एंड ग्राफ, ठीक है। ये कहानी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी मैंने, आज फिर से इसको पहले रिवाइज करेंगे, देन वी कनेक्ट दैट थिंग विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स। एंड अगेन ये दोनों अलग नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, बस क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है ये देखना पड़ेगा। तो पहले मैंने बताया था जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसके पहले अपने मन में क्वेश्चन आता है, क्यों पढ़ना है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्यों का आंसर मिलता है, उसके बाद हम करते हैं अच्छा कैसे, अब बताओ। अरे होता है ना, जैसे मैं चल मुंबई चलते, तो बोला क्यों जाना है भाई, फिर जब तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ अब बता किधर से चलना है, कैसे जाना है। अरे यही तो होता है ना नेचुरल क्वेश्चन। तो ये नेचुरल क्वेश्चन हम खुद से भी पूछते हैं ना। तो ग्राफ एंड फंक्शन क्यों पढ़ना है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो देख, मैंने तुझे बताया था कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ साइंस क्या है, अल्टीमेट पर्पस व्हाट एवर यू स्टडी एक्चुअली। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम करते क्या है, जैसे साइंस में हो या हिस्ट्री में हो या ज्योग्राफी में या व्हाटएवर, अल्टीमेटली तुम कुछ इवेंट की स्टडी करते हो, सम इंसिडेंट्स। हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री पढ़ते तो हाँ यार 1947 में क्या हुआ था, यही तो पढ़ते हो ना, तो उस चीज की स्टडी करते हो। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन कैसा होता है, क्या होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन इज अ इवेंट। 1947 में कुछ इवेंट्स हुए थे, अरे है ना, उस चीज की स्टडी करते हो ना तुम। नॉट ओनली साइंस, मैंने इसे बताया साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, साइंस इज अप्रोच, बताया था। साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिस इंसान और जानवर में डिफरेंस है कि इंसानों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, क्वेश्चन करते हैं वो, है ना, और वो रीजंस फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्यों होता है। एनिमल्स नहीं करते, एनिमल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो जैसा है वैसे रिएक्ट कर देंगे। उसके पीछे का रीजन जानने की, ऐसा नहीं है कि कोई अटैक कर रहा है तो सोचेगा पहले अच्छा शायद यार भूख लगी हो इसको, ऐसा तो नहीं ना कि अगर एक हिरन है उसको लायन आ रहा है खाने के लिए तो हिरन सोचा नहीं भूख लगी होगी शायद इसलिए आ रहा है, खाने दो इसको।
इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं तो कुछ हुआ तो भाई उसके पीछे क्या था, क्या रीजन था, ठीक है। तो नाउ फिजिक्स में भी बिल्कुल वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल में याद रखो कि न्यूटन ने एप्पल गिरता हुआ देखा पेड़ से, तो दैट वाज अ सिंपल इवेंट। उस इवेंट को उसने स्टडी किया, है ना, उस द फॉलिंग ऑफ द एप्पल वाज एन इवेंट एंड न्यूटन स्टडीड दैट। तो जब भी किसी इवेंट की स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी डिफरेंट वेरिएबल्स। बताया था, याद है तुम्हें वेरिएबल्स? जैसे एप्पल गिरा, तो एप्पल जब गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, अरे है ना, और धीरे धीरे वो नीचे गिर रहा था, तो टाइम भी बीत रहा था, है ना। तो टाइम वाज चेंजिंग इन दैट इवेंट, वेलोसिटी ऑफ द एप्पल वाज इंक्रीजिंग, सही है ना। एंड ऊपर से एप्पल गिरा तो हाइट कवर्ड बाय द एप्पल वाज आल्सो इंक्रीजिंग। एंड आगे और भी एसोसिएट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग, potential energy of that apple was decreasing, but there were so many factors, those were changing। समझ में आया? ये सिर्फ उस एप्पल के इवेंट में नहीं है, इन एवरी इवेंट यू विल फाइंड सम क्वांटिटीज आर चेंजिंग। समझ में आई बात तुम्हें? तो जो चेंज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल। अरे यही तो हो गया बस, जो चीज बदलती रहती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल। मैथ्स के लैंग्वेज को वेरिएबल्स बोलते हैं, एंड जो नहीं चेंज होता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मास ऑफ एप्पल, क्या जब एप्पल ऊपर से गिरा तो 1 kg का था, नीचे गिरा तो 250 ग्राम का हो गया, ऐसा हुआ क्या? इन दैट इवेंट मास ऑफ द एप्पल वाज कांस्टेंट। तुम्हें समझ में आया क्या? तो इन एवरी इवेंट, याद रखना, तुम्हारे लिए फिजिक्स हो या दुनिया का कोई भी, हर एक चीज एक इवेंट है। लाइफ भी तुम्हारी एक इवेंट है, बाद में तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। अरे पढ़ते हो ना बायोग्राफी, तो वो इवेंट ही तो पढ़ रहे हो कि उनकी लाइफ में ये हुआ था, ऐसे ही बदला था, ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था। तो लाइफ इज ऑल्सो एन इवेंट। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही हमेशा तुम करना ये काम। लेकिन मैं फिजिक्स की बात करता हूँ भी थोड़ा। तो फिजिक्स में हर एक इवेंट की स्टडी करेंगे। जैसे न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा, तो इन एवरी इवेंट देयर आर सम क्वांटिटीज, दोज चेंजेस, एंड सम क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। ये तो हो गया। अब आगे की बात करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो चेंज होते हैं वेरिएबल्स, वो आइसोलेटेड नहीं होते, उनके बीच में रिलेशन होता है। नहीं समझ जाना, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। फॉर एग्जांपल एप्पल गिरा, तो एप्पल गिरा तो एप्पल की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, और एप्पल की हाइट भी। अरे तो हाइट और वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाइट चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स टाइम तो सबको दिख रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। जैसे वेलोसिटी नीचे जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है कि नहीं, एंड वेलोसिटी भी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। सपोज यहां से यहां गिरने में 5 सेकंड लगा उसको, सही बात है ना, तो 5 सेकंड का ड्यूरेशन है ये एक्चुअली, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो 5 सेकंड में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, टाइम तो चेंज हुआ ही चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुई है एंड हाइट भी चेंज हुई है। क्लियर? तो वेरिएबल्स में भी जो चेंज होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, रिलेशन। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली चेंज होते हैं, जैसे यहां पे क्या है, टाइम। टाइम किसी पे डिपेंड, बट वेलोसिटी ऑफ द एप्पल डिपेंडेंट ऑन टाइम। समझ में आ रही? तो जो इंडिपेंडेंटली चेंज होता है दैट वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सभी लोग बोलेंगे सही है? तो समझा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। याद रखना, टाइम को छोड़ के, इवन टाइम भी नहीं है, बट क्लासिकल फिजिक्स में टाइम को हम मान लेते हैं, तो सिर्फ टाइम ही है तुम्हारे लिए जो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है। नो अदर थिंग इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। नहीं समझाना? कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है उसके ऊपर किसी का। जैसे मैं एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट रह सकता हूं क्या? नथिंग कैन लिव इंडिपेंडेंटली। हम हमेशा किसी न किसी चीज पे डिपेंड रहते हैं। बात समझ में आए? बट जब हम रिलेटिव स्टडी करते हैं, जैसे मैंने बताया था तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच का रिलेशन,
You are more dependent on your parents. Your parents are more independent. बट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है क्या तुम्हारे पेरेंट्स? क्या सिर्फ तुम डिपेंडेंट हो उनके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स का इमोशन, तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। समझ में आ रही है? बट व्हेन वी कंपेयर, तो वी कैन से कि आई एम डिपेंडेंट एंड माय पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कैन वी से दिस? तुम याद रखना ये बात, हमेशा मैंने बोला, जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया टच करने का, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। तो जब भी हम बात करेंगे, हम रिलेटिव बात करेंगे, सही है ना? जैसे मैं तुमसे ज्यादा फिजिक्स जानता हूं, लेकिन क्या आई एम द बेस्ट इन फिजिक्स? क्या मैं फिजिक्स का, अब फिजिक्स में सब कुछ जान चुका हूं मैं? ऐसा नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। नहीं समझ में आई बात? तो इट्स रिलेटिव। लेकिन जब मैं और तुम्हारी और तुम हमारी आपस में हम बात करेंगे, देन आई विल से कि आई हैव मोर नॉलेज देन यू। क्लियर हुआ? तो नथिंग इज absolute, nothing is a perfectly independent, nothing is perfect. This is the philosophy of life. You can apply, हमेशा दिमाग में रख लोगे ना, तो जो ईगो, गुस्सा, मार्क्स कमाए तो फ्रस्ट्रेशन हो गया, डिप्रेशन में आ गए, टॉप किया तो खुशी हो गई, वो सबसे बाहर निकल जाओगे तुम। बिकॉज तुम्हें हमेशा स्कोप दिखेगा कि अरे परफेक्ट तो हो ही नहीं, आज मेरा ये परफॉर्मेंस है, थोड़ा इंप्रूव करते हैं। और देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना? तो चलो, तो ये बात हो गई। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब दोनों में क्या होता है? रिलेशन होता है। अरे है ना, डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स में एक रिलेशन है कि नहीं? तुम डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? पेरेंट्स के ऊपर। तो तुम्हारे दोनों के बीच में रिलेशन है। ऐसे ही वेरिएबल्स के बीच में भी आपस में क्या होता है? रिलेशन। क्लियर? उस रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं हम। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के बीच के रिलेशन को एक नाम दिया गया ना, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, पेरेंट्स चिल्ड्रन। अरे ऐसा है, नाम दिया गया ना। ये तो सारे तो इंसान ही हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ अलग है क्या? क्या मेरे पेरेंट्स कुछ अलग है क्या? सारे तो इंसान ही हैं। बट हमने क्या देखा कि कुछ लोगों के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, उसका नाम है हस्बैंड वाइफ, कपल्स, नहीं क्या, कजन्स। क्लियर हुआ? तो जहां पे दो वेरिएबल्स के, वैसे से तुम लाइफ में रिलेशन देते हो, नाम देते हो ना, वैसे ही फिजिक्स में भी डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन होगा। अरे उसको हम क्या देंगे? नाम। क्लियर? तो जो रिलेशंस बनते हैं ना, तो यहां पे रिलेशन बोलते हो, यहां पे उसको बोलते हैं फंक्शन। अब समझा तुम्हें? दो इंसानों के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको नाम देते हो कुछ। तो ऐसे ही फिजिक्स में दो वेरिएबल्स, नॉट ओनली फिजिक्स यार, हर जगह पे, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, कहीं भी तुम देखो, तो दो वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हम जनरल टर्म में क्या बोलेंगे? फंक्शन। इट मींस कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स is expressed with the help of function, with the help of some function. For example, जैसे husband wife is a relation, वैसे ही यहां पे भी कुछ वेरिएबल में रिलेशन हो, उसको बोलेंगे लीनियर रिलेशन। समझ में आए? उसको, उस लीनियर रिलेशन को लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर हुआ कुछ? और तुम्हें याद है इक्वेशन बताई थी मैंने, तो उसको जो एक्सप्रेशन देते हो तुम, फाइनली फंक्शन को लिखते हो, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन, जिसमें इक्वलिटी साइन आता है। सही बात है ना? अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर ये फंक्शन समझा कुछ कुछ, अब ग्राफ की बात करते हैं। सर ग्राफ, हाउ ग्राफ इज रिलेटेड विद द फंक्शन? तो जैसे देख, एक बात अगर मैं तुझसे पूछूं, एक, पहले एक चीज बताता हूं तुझे, कहानी बताता हूं। देख, मान ले तो अपने घर के टेरेस पे खड़ा है, टाइम पास कर रहा है, रोड पे तू देखता है दो लोग जा रहे हैं, ठीक है, दो लोग जा रहे हैं,
और दो लोग फाइट करते हुए जा रहे हैं, अरे है ना, एक लड़का एक लड़की फाइट करते हुए जा रहे हैं, है ना, ठीक है, समझ में आई बात? तो एक बात तो तू समझेगा देखते ही उनको कि इन दोनों में रिलेशन है। अरे यार वो दो लोग हैं ना, और दोनों में आपस में रिलेशन है, ये बात तो 100% श्योर है कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब कोई रिलेशन तो है दोनों में, ठीक है, फाइट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। किस टाइप का रिलेशन है? हाँ नहीं यार, बहुत सारे लोग सर नहीं, अरे भाई कजन्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर होंगे, है ना, क्योंकि रोड पे फाइट इस तरह से तो वही लोग करते हैं, बट अगर वही दो लोग जा रहे हैं एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हुए जा रहे हैं, चॉकलेट खिलाते, तो बता किस टाइप का रिलेशन है? शर्मा रहे ना सर, बोलूं कैसे मैं, मेरे को पता है लेकिन मैं आंसर नहीं दे सकता। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कपल्स हो, अरे हो ना, नहीं समझा क्या? अच्छा तुम लोग बहुत सीधे हो गया, या तुम लोग प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो, सर ये क्या बात कर रहे हो आप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये क्या होता है? अरे है ना, तो देख, तो यहां पे समझो कि मैंने देख करके समझ लिया, समझ में आई बात? या दूसरा तरीका है, मेरे को समझ में आया तो उस मैंने जाके पूछा, रुक बता, लिख के दे मेरे को, तो हाँ वी आर ब्रदर सिस्टर, तो यार यही तो तरीका है ना, तो या तो वो मेरे को लिख कर दे दे, है ना, या फिर मैं उसको देख के, विजुअल्स, नहीं समझा? यही दो टेक्निक है, तू लाइफ में किसी भी चीज को समझने के लिए तू देखना हमेशा ये दो अप्रोच लगाता है, या तो तू देख के समझता है या तो पढ़ के, मतलब सुन के, मतलब लैंग्वेज, तो आइदर यू यूज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और यू यूज विजुअल्स, देख के। कोई और तरीका है क्या? सोच कर देख, मैं तुझे ना तो देखने दूं, अब तू बोलेगा टच करके भी सो, अरे वो अलग बात है भाई, नहीं वो भी नहीं कर पाएगा, समझ में आ रही बात तुम्हें? तो इन द सेम वे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है, बट वो रिलेशन कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर? लीनियर रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन है, हाइपरबोलिक रिलेशन है, दीज आर रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, अरे ऐसे ही मैं नाम ले रहा हूं ये सब, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, हाइपरबोलिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये सब पढ़ेंगे के करके, समझ में आई? तो किस टाइप का रिलेशन इनमें से, ये तुझे पता करने के दो तरीके, या तो तू लैंग्वेज यूज कर, लैंग्वेज मतलब फंक्शन देख जे तू, फंक्शन में लिखा होता है इक्वेशन, तो either you can understand the relation between two variables either by equation or function, जो भी बोलो, और by graph. तो graph is not the language, graph is just picture, visuals. The graph is a diagrammatical tool, समझा? It's a pictorial way to understand the relationship between, तुम लोगों को नहीं समझा ना? समझा क्या? देख के समझना, वो ग्राफ करवाएगा तुझे, पढ़ के समझना फंक्शन करवाएगा, फंक्शन मतलब इक्वेशन, ऐसे याद रखें, क्योंकि फंक्शन तो समझ, लेकिन फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना पड़ेगा ना, तो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन में एक्चुअली हम फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, एंड फंक्शन क्या बताता है? रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली हम ऐसा भी बोल सकते हैं इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट? रिलेशनशिप। गलत है क्या यार? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो तुम्हें समझा ग्राफ, इसलिए मैंने बोला था ग्राफ और फंक्शन अलग, दीज आर द टू वेज, टू टूल्स, तो फंक्शन लिख या फिर तू इक्वेशन लिख, बात सेम है। तो फंक्शन एंड ग्राफ आर द टू डिफरेंट टूल्स टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग, वन इज द पिक्टोरियल वे एंड अनदर इज द लैंग्वेज। क्लियर हुआ? समझ में आई? तो इस कहानी को अब लिखो पॉइंट्स में, ठीक है? तो हेडिंग होगा तुम्हारा ग्राफ एंड फंक्शन, सॉरी फंक्शन एंड ग्राफ।
फंक्शन एंड ग्राफ, तुम्हारी मेन हेडिंग होगी फंक्शन एंड ग्राफ। लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखो। इन फिजिक्स, देखिए मैं फिजिक्स वर्ड यूज कर, लेकिन तुम्हें पता है कि हर जगह वैलिड है ना। इन फिजिक्स we study different events, events ब्रैकेट में लिखो नेचुरल और मैन मेड, दोनों हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, जैसे एप्पल का गिरना व्हाट द नेचुरल इवेंट, और मैंने इस मार्कर को गिरा दिया मैन मेड इवेंट। ठीक है, तो वॉट एवर, बट अल्टीमेटली व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स, डिफरेंट इवेंट्स। कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट टाइप्स के। जिंदगी खत्म हो जाएगी, इवेंट्स खत्म, क्योंकि जिंदगी खुद एक, बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा तो। फॉर एग्जाम्पल falling of apple from tree, falling of apple from tree, studied by Newton, studied by Newton, studied by Newton. Okay, next point. Next point. In every event, some of the quantities, some of the physical quantities, ऐसे लिख लो, some of the physical quantities changes. Those are called variable. Those are called variables. And some quantities remains unchanged. Some quantities remain unchanged या fixed. ठीक है, known as constants. Okay, एग्जाम्पल लिखो इसी फॉलोइंग, ये एप्पल जो एग्जाम्पल, इसी को लिख लेते हैं, हमने याद रहेगा हमें। एग्जाम्पल लिखो, in the event of apple falling from tree, in the event of apple falling from tree, velocity of apple, comma, time, comma, height of apple from ground, height of apple from ground, are variables. सही है ना? Are variables. Whereas mass of apple is constant. Mass of apple is constant. Mass of apple. अच्छा, रियली कांस्टेंट्स होते हैं क्या?
मैंने क्या बताया तुम्हें कि एब्सोल्यूट कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मास, क्या लगता है तुम्हें एप्पल जब गिरा ट्री से ग्राउंड पे तो मास कांस्टेंट रहा उसका? क्या लगता है, मास कांस्टेंट था? देखो चलो एक एग्जांपल, यू कैन अप्रिशिएट दिस है ना, जस्ट फील इट। वो एप्पल को 2 दिन बाद तू देखेगा, अगर वो जो एप्पल था सेम मास रहेगा, क्या होता है, कम हो जाता है। अरे यार ड्राई होता है ना, समझ, जैसे ही एप्पल डिटैच हुआ उसके बाद 2 दिन बाद, ऐसा तो नहीं है ना 2 दिन बाद अचानक से कम हुआ होगा, इट वॉज द ग्रेजुअल प्रोसेस यार। तो इसका मतलब है कि 2 दिन में जो कम हुआ, लेकिन वो हर पल कम हो रहा था। नहीं समझा ना? सही बात है ना? ये अलग बात है कि 2 दिन में तुझे वो चेंज सिग्निफिकेंट था इसलिए दिखने लगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट चेंज इन 2 days, बट यू कैन नॉट ऑब्जर्व दैट चेंज इन 2 seconds। नहीं समझा यार? इट डजंट मीन कि द मास ऑफ द एप्पल डजंट चेंज इन 2 seconds। तुम लोग मेरी बातें समझ में आती हैं या लगता है सब ऊपर से जा रही है? आती समझ में? नहीं आएगा तो बोलना, तो मुझे समझ में आ रही बात। देख तुझे लगे, मैं बोला यहां हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां हम और ही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो तू फिजिक्स खुद ही पढ़ेगा, मेरे को पता है ना। यहां मैं फिजिक्स किसी को सिखा नहीं सकता, तुम खुद सीखोगे। मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताना है कि हाँ देख ऐसा होता है, एंड तुम्हें सब कुछ का आंसर पता है। जैसे मैंने बताया 2 दिन बाद एप्पल का वेट कम हुआ ना, अचानक से हुआ, लगातार हो रहा था, 48 आवर्स में लगातार हो रहा था। तो जब एप्पल गिरा तो रास्ते में भी कम हो गया कि नहीं? एप्पल का मास कम हुआ ना, बट दैट चेंज वाज सो स्मॉल। उसको क्या नाम देता था मैं? क्या नाम दिया था, किसको याद है? कौन प्रोनाउंस कर सकता है? मैंने बोला था ना, जो चीज बहुत 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 बड़ी हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। इनफाइनेटेसिमल स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकता है ना। इनफाइनेटेसिमल, अरे नहीं समझा, इनफाइनेटेसिमल लार्ज और इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। तो द चेंज इन द मास ऑफ दैट एप्पल while falling was infinitesimal small, है ना? And that is beyond our observation। इंसान की लिमिटेशन है ना भाई, हमारी लिमिटेशंस है। तो इतने कम चेंज को हम सब परसीव, समझ में तुम्हें आ रही है? बट इसका मतलब जो तुझे दिखता नहीं है, क्या वो होता नहीं है? जो तुझे नहीं दिखता ये तेरी प्रॉब्लम है, इट डजंट मीन कि दैट डजंट एग्जिस्ट। अरे यार क्लियर हुआ कुछ कुछ बात? तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी, पूरी दुनिया ही बदल रही है भाई, तुम्हें पता है? अर्थ जहां है ना वहां दोबारा, तुझे क्या लगता है अर्थ रिपीट करता है अपने आप को? क्या लगता है सन के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, सेम पाथ पे बार बार आ रहा है? आज तक तुम्हें ऐसा लगता होगा ना? ऐसा पूरी गैलेक्सी हमारी इवॉल्व हो रही है ऐसे, मतलब थोड़ा सन साथ में लेकर जा रहा है सबको। सन सन हेड ऑफ द फैमिली है सोलर सिस्टम का, वो उसके साथ, तो हेड ऑफ द फैमिली खुद ट्रैवल कर रहा है। तो तेरा अर्थ ऐसे तो सन के चारों तरफ दोबारा घूमता है, लेकिन जहां एक बार सन आ गया वहां दोबारा, इसलिए बोलते हैं ना बीता हुआ पल कभी वापस नहीं समझाना। ये ऐसे नहीं बोला गया है भाई, ये साइंटिस्ट आर फिलोसोफर्स, तुम्हें पता है ना? फिलोसफी देना इतना इजी है क्या? जब तक तुम राइटिंग करना लिखना ये सब, तुझे क्या लगता है इसके लिए ये चाहिए भाई, बहुत विजन चाहिए, तब जाके तू साइंस फिक्शन वगैरह जो लिखते हैं, जो राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ साइंस क्यों जरूरी है। बिकॉज साइंस तुझे हॉराइजन देता है, तू वो देख सकता है, तू वो इमेजिन कर सकता है, वो रिलेट कर सकता है जो आम आदमी नहीं कर सकता। दैट्स वाई साइंस तुम्हें, तू बिजनेस कुछ नहीं कहते, कुछ भी करता है साइंस वाला इंसान, लग रही रियल में साइंस, डिग्री वाला साइंस नहीं। स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का बर्बाद हो चुका है, साइंस के नाम पे लोगों को लर्न कराया जाता है ना? तुम लोग लर्न करते हो ना,
तो वो चीज नहीं है। बात समझ में आई क्या तुम्हें? तो मैंने क्या बोला मास, लेकिन ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मास कांस्टेंट है तो कंफ्यूज मत होना। तो बोलेगा सर एक बार बोल रहे हो मास कांस्टेंट है, एक बार बोल रहे हो मास चेंज हो रहा है, ये क्या बात है? तो उसके पीछे लॉजिक क्या दिया बता मैंने? बिकॉज दैट चेंज इज सो स्मॉल that is not what that you cannot perceive, you cannot feel. तो हम क्या मान लेते हैं? जैसे देख, हम हर पल मर रहे हैं कि नहीं? we are dying, नहीं मर रहे ना? अरे 100 साल बाद मरेंगे ना? चल तू 100 साल में 200 साल में मरूंगा अलग बात है, लेकिन मैं मरूंगा जरूर ना। तो क्या मैं 2 साल अचानक से मर जाऊंगा क्या? ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, बच्चे थे छोटे से फिर बड़े हुए, तो एक्चुअली वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर डाइंग। तो तू क्लास में बैठे बैठे ही मर रहा है। तू क्लास में आया था, क्लास खत्म हो गई तो मर चुका है थोड़ा। तो लेकिन घर जाके मत बोलना सर ने मार डाला मेरे, हाँ कि घर जाके बोला सर 1.5 घंटे में मार डाला सर ने हमने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये मैं बता रहा हूं तुझे, तू उस लेवल पे सोच, जस्ट ब्रेन को उतना फ्रीडम दे, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर ब्रेन टू थिंक लाइक बस इतना ही होता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो बात की मैंने, इसीलिए नथिंग इज एब्सोल्यूट। ये जो मैं आज बता रहा हूं तेरे को, जब एरर सिखाऊंगा ना, तो ये जो मैंने तेरे अंदर सीड डाला है ना, वो हेल्प करेगा वो अंडरस्टैंड करने में। समझ में आ रही बात कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो भी तेरे सामने है वो तुझे दिख रहा है ऐसा, बट एक्चुअली वैसा, लेकिन तू मान ले वैसा है, इसमें कोई गलत, क्योंकि उसमें इतना कम डिफरेंस होता है कि वो हमारे लिए क्या है? नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल है। तो इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चीजों को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चेंज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी चीज नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता। बात समझा? मास कभी भी कंजर्व, अरे मैं मर गया तो मेरे को जला देगा ना, तो मेरा मास कंजर्व रहा क्या? अच्छा मेरा मास कंजर्व है। अबे सुन सुन सुन, एक लेट मी गिव यू एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल। तेरे पास एक वुड ब्लॉक ले ले, उसको तू जला दे, उसके बाद बचता क्या है? ऐश। उस ऐश का मास उस ब्लॉक का मास सेम था क्या? सेम था। तो मास कंजर्व कहाँ है? अरे गैस है, चल ठीक है, गैस को ही पकड़ ले, गैस को जाने मत दे, गैस को पकड़ ले। तो उस गैस का और ऐश का मास उस ब्लॉक के मास के इक्वल था। क्या लगता है? अरे सोच, अच्छा क्वेश्चन है मेरे, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहा हूं तेरे से मैं। इसने बोला सर गैस गई, उसको तो कंसीडर गैस का ही मास होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला मैंने एक वुडन ब्लॉक को जला दिया, मैंने अपने आप को जला दिया मान ले, तो मेरा मास 60 kg अभी, मैंने जला दिया मेरे को, मैंने शहीद कर ले तू मेरे को, तो जला दिया और मेरे अंदर से गैस भी निकलेगी, CO2, CO, कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत कुछ निकलेगा, पानी भी निकलेगा, H2O। तो सबको पकड़ ले इस रूम में, फिर उस जो मेरी बची हुई राख है, तो उस राख को भी वेट कर, उस गैस को भी वेट कर। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, दोनों का मास मिला के 60 kg होगा। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या ये होगा 60 kg? तुम्हारा लॉजिक क्या बोलता है? होगा क्या? होगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? कौन दे सकता है इसका आंसर? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और ये शायद आना चाहिए था तुम्हें, बट ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ बोलो। सॉरी, हाँ नहीं तू पूछ, मतलब अरे तू पूछ रहा है कि बता रहा है? अरे पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों, अब तुम बताओ आंसर, कि कोई दे सकता है आंसर, वो क्यों ऐसा नहीं है? कहां गया वो मास? एक बात तो 100% फैक्ट है कि टोटल मास अब 60 kg कम होगा। कहां गया वो मास? अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे इसने बोला, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो होता है कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो, मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। तुम्हें समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मास गया कहां? चला गया। सर आपके अंदर आत्मा भी थी ना, उस आत्मा को तो कंसीडर नहीं किया।
बाकी मास वो आत्मा ले गई। क्या ऐसा ऐसा है क्या? चल मैं बताता हूं तुम्हें। अच्छा एक बात बता, तूने मुझे जलाया, नहीं जला तू यार, तू मुझे मुझे जलाया तो क्या मेरे अंदर सिर्फ राख मतलब ऐश और गैस निकली या कुछ और निकला है? क्या मिला मुझे जलाने से तुझे? अरे बता भाई। अरे स्मोक अभी गैस ही है वो यार। क्या मिला? और राख ऐश मिला तुझे, गैस मिली तुझे, एक तीसरी चीज और भी मिली है, तू इग्नोर कर रहा है उसको। एनर्जी, वेरी गुड। अबे गधों, मेन तो एनर्जी मिली है तुम्हें। अरे यार लकड़ी को तू किसके लिए जलाता है? ऐश के लिए जलाता है। अभी ठंडी आ जाती बोन फायर करता है ना, आग के लिए ना, आग निकलती है ना, आग इज व्हाट? एनर्जी। तो मेरे अंदर से क्या निकली? आप समझा? वो एनर्जी कहां से आई थी? वो उस मास से, जो मास कम हुआ ना, दैट मास, जैसे समझ मेरा मास 60 kg था, जलाने के बाद गैस का मास और ऐश का मास तूने सब कुछ कैलकुलेट किया, वो 59 kg आ गया, तो 1 kg का डिफरेंस आया ना, दैट 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तुम्हें नहीं समझा ना? नाउ the most beautiful statement in this universe, mass is the condensed form of energy. Mass is the मास और एनर्जी अलग। तू मुझे मास बोल रहा है तेरी प्रॉब्लम, बट एक्चुअली मैं कौन हूं? एनर्जी। तू जो ऐश जो बची है ना, जो गैस, उसको भी तो बर्न कर। तो अगर मुझे 100% बर्न कर दे तो सिर्फ मेरे अंदर से क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी। मुझे नहीं समझ में आया ना? किसी भी चीज को जो तुझे मास दिख रहा है ना, वो दिख रहा है मास, बट एक्चुअली क्या है वो? एनर्जी। तो यूनिवर्स में मास बना या एनर्जी बनी पहले? बिग बैंग याद है तुझे? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी। एनर्जी को जब कंडेंस करते हैं ना, जैसे जब स्टीम को कंडेंस, गैस को कंडेंस करते हैं, लिक्विड बनता है। अबे यार, और लिक्विड को और कंडेंस कर, सॉलिड बनेगा। तुझे समझा? तो इसीलिए जब एनर्जी को कंडेंस करते हैं, देन मास इज क्रिएटेड। तुम्हें समझा? बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स। सिर्फ सीड ही डाला था ना, बाकी क्या लिया? सन से एनर्जी लिया, उसको क्या कर रहा है? बायोमास में कन्वर्ट कर रहा है वो। तो एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मास में कर। तो जिस दिन उसको जला देता है, फिर से एनर्जी यूनिवर्स में चली गई। इसीलिए क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस के एनर्जी कैनॉट बी गॉड ने यूनिवर्स फॉर्मेशन, जब यूनिवर्स बनाया था तो जितनी एनर्जी दी हमें, सोच, एक बकेट एनर्जी दे दी थी मुझे, तो आज भी पूरे यूनिवर्स में कितनी एनर्जी है? एक बकेट ही है। बस वो अलग बात है कि वो एक बकेट में से हाफ बकेट का तूने प्लैनेट्स बना दिए। हाफ बकेट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स। हम घटिया इंसान, मतलब तुम घटिया, उसमें भी कन्वर्ट हुआ, प्लांट्स में कन्वर्ट हुआ, तो वो एनर्जी हुई कन्वर्ट हुई है। बाद में सारी एनर्जी फिर से सारा मास फिर से कहां चला जाएगा? तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कंजर्व है। मास कंजर्व, क्योंकि मास जैसी चीज, समझ में आई बात? लेकिन जो तुमने बोला अभी सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तुमने सुना होगा सभी ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना है ना सभी ने? वो भी सही है, वो भी, लेकिन उसकी लिमिटेशन है केमिकल रिएक्शंस में। याद है केमिकल रिएक्शंस? याद है केमिकल रिएक्शंस? एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। सब बाउंसर जा रहा है तुम लोगों को मेरे ऊपर, आ रहा है समझ में? एक होता है केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन? C plus O2 is equal to CO2. That's a simple example. अरे है ना, C plus O2 is equal to CO2. तो C जितना कार्बन लेगा, जितना ऑक्सीजन लेगा, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास उतना ही होगा। इन द केमिकल रिएक्शन द मास इज कंजर्व। नहीं समझ में आया? तो इन अ केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, बट ओवरऑल नॉट। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है ना, यूरेनियम पे बॉम्बार्डिंग किया, यूरेनियम से थोरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम बन गया। अरे यार, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्व, मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे C and O2 इज नोन एज रिएक्टेंट,
रिएक्ट कर किया ना, एंड CO2 इज द, अरे बोलेंगे सभी लोग, CO2 इज प्रोडक्ट, C and O2 is, तो इन केमिकल रिएक्शंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, इसीलिए कोई भी एनर्जी निकलती, CO2 बनेगा, कोई एनर्जी, समझ में आई। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन तो एटम बम फोड़ देता है, बहुत एनर्जी निकलती है कि नहीं, हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गए बेचारे। तो हुआ क्या, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस रिएक्टेंट का मास कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास, जैसे तूने मुझे जलाया तो मैं खत्म हो गया, तो वैसे रिएक्टेंट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होता है। तो जो लॉस ऑफ मास हुआ कहां गया, तुझे समझा, ये तुझे मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में 2 साल बाद, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, बताया था ना मॉडर्न फिजिक्स को मैंने, तो वहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं हम। तो जब भी मास का लॉस होता है वो कहां जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड ओनली फॉर, नॉट फॉर, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस there is loss of mass and that loss of mass is converted into, समझ में आई बात, सारे डाउट्स क्लियर है अभी, कहां से कहां आ गए हमें, हाँ बताओ। यस सर वो बर्निंग बर्न किया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, कौन सा बन गया, वुड को, हाँ वुड को बर्न के बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, एक्चुअली बहुत से तोड़ रहे हो तुम, C और O2 जैसा नहीं होता वो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग से भी एनर्जी निकलती है, मास कम हो गया ना, तो मास बर्न, इसमें मास लॉस हो रहा है जब तुम मुझे बर्न कर रहे हो, CnO2 वाला नहीं, CnO2 वाला नहीं, ठीक है, वो अलग, वो केमिकल रिएक्शंस हो गया। ये बात समझ में आया सभी को, चलो क्या लिखवा रहा था मैं यार, कहां से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ एप्पल का मास, यस, अब समझा तुम्हें। लेकिन हमारे लिए हम क्या मान कर चलेंगे, मास क्या है, कांस्टेंट। इवन एक और चीज अगर तुझे बताओ ना, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, सुना है ना, 2 फिजिक्स होती है, क्वांटम एंड क्लासिकल। क्वांटम को मॉडर्न फिजिक्स भी बोल देते हैं, ऐसा समझ लो, मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट है क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स ये मानती है कि जैसे तू दौड़ रहा है ना, तो तू जब दौड़ता है तेरा मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। बट क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि जब मास दौड़ना स्टार्ट करता है, मास मोशन में आ जाता है, तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अलग ही कहानी है भाई, समझ में आ रही बात, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, सही है ना, तो ये अलग बात है। तो वहां पे मास वास, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्लासिकल। मॉडर्न फिजिक्स हम थोड़ा सा पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है, बट तुझे क्या लेकर चलना है, वो भी कब ऐसा होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि मास, अगर एक ऑब्जेक्ट को दौड़ना स्टार्ट करेगा ना, तेरा मास बढ़ जाएगा, तो 60 kg का 80 kg का हो जाएगा दौड़ते दौड़ते। तो तूने सुना होगा ना कि दौड़ने से वेट लॉस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे समझ में आई बात। लेकिन वो अलग होता है, वो कब होता है, जब व्हेन यू रन एट अ स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जब तू लाइट स्पीड, थोड़े थोड़े मोड़े स्पीड से नहीं होगी, जब तू बहुत हाई स्पीड पे चलता है, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन यू फील दिस इफेक्ट। बट नॉर्मली इंसानों के लिए स्पीड पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमारे लिए वो वैलिड नहीं है। तो वी कंसीडर मास एज अ कांस्टेंट। क्लियर हुआ, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, तो नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, अच्छा लिख लिया, मास कांस्टेंट है, लिख लिया ना, इन केस ऑफ एप्पल, हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख भाई, ये बता दिया मैंने, वेरिएबल्स होते हैं ना, अब उसमें कितने टाइप के होते हैं ये लिख लो, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, the variables those changes independently, the variables those changes independently, the variables those changes independently is called independent variable, is called independent variable, is called independent variable. On the other hand,
on the other hand, the variables those depend the variables those depend on independent variable is called dependent variable. Is called dependent variable. Is called dependent variable. Like for example, in the example of falling apple, in the example of falling apple, time is independent variable. Time is independent variable. And height and velocity of apple. Height and velocity of apple are dependent variable. Dependent variable. ठीक है ना? ये समझा तो मैं। अब हम यहां से फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है? अब सुनो, मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स होता है एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एंड हमेशा दोनों के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। वो कैसा रिलेशन होगा, इस चीज को कौन बताएगा, फंक्शन। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस टू एक्सप्रेस वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नहीं समझा ना? तो ऐसे इनफाइनाइट रिलेशंस पॉसिबल है, लेकिन क्या हम सभी को पढ़ेंगे क्या? दैट इज नॉट अगेन पॉसिबल। समझ में आ रही बात? जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि भाई हर चीज को तो नहीं पढ़ सकते, सारे रिलेशंस को, लेकिन कुछ कॉमन रिलेशंस होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होते हैं। नहीं समझा ना? कहते हैं ना इस रिश्ते का क्या नाम दूं, तो वो उनका नाम ही नहीं है, लेकिन वो रिश्ता एग्जिस्ट करता है। वैसे ही कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका रिलेशन बहुत कॉमन होगा, मतलब यू विल फाइंड मोस्ट रिलेशंस लाइक दिस, तो हम उसको नाम दे देते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। बट एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन, नॉट एक्सेप्शंस, बट कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जिनको नाम देना, क्योंकि वो कम मिलते हैं लाइफ में। समझ में आ रही बात? तो हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो लाइफ में हमें बार बार मिलती है। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Next point, in every event, there is some kind of relationship, there is some kind of relationship, there is some kind of relationship, there is some kind of relationship between different variables, between different variables. सही है? Full stop. Function is a mathematical tool. Function is a mathematical tool. Mathematical tool to express relationship, to express relationship
between relationship between two variables, between two variables. मैं दो ही ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली तुम्हें दो ही मिलेंगे, ठीक है, तीन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हारे दो लिख दिया. बिटवीन टू वेरिएबल्स. Full stop. Next point. There are various kind of functions. There are various kind of functions. There are various types of functions. Various type of function. There are various types of function to express different types of relationship. Different types of relationship. Different types of relationship. सही है. अब ये तो फंक्शन हुआ. एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लीनियर फंक्शन, parabolic function, hyperbolic function, trigonometric function, comma, logarithmic function. पढ़ा है ना लॉग? तो समझ में आ रहा क्यों पढ़ा था उसको? लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और भी बहुत सारे होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लो सारे, कॉमा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, ये कुछ मैंने बताया, ऐसे और भी होते हैं, बट हमें सारे पढ़ने, वो कौन लोग पढ़ेंगे? वो मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे, अपन नहीं. समझ में आया क्या तुम्हें? तो तुम समझ लो ये, जैसे अगर तुम्हें मैं ह्यूमैनिटी पढ़ा रहा था ना, ह्यूमैनिटी मतलब जो साइंस, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट, तो मैं यहां बोलता, जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था तुम्हें, तो बोलता देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, अमंग ह्यूमंस, पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ. तो समझा? तो ये सब वैसे ही है. ठीक है, तो डिफरेंट रिलेशंस है. समझ में आया तुम्हें? डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए. अब क्वेश्चन ये है कि सर इक्वेशन किधर है? तो ये तो नाम है, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम किससे? इक्वेशन के थ्रू. समझ में आ रही है? तो इक्वेशन एक्चुअली किसको एक्सप्रेस करता है? फंक्शन. जैसे देख, अगेन फिर से, फंक्शन क्या बताता है? रिलेशनशिप. समझ में आई? और उस रिलेशनशिप को, उस फंक्शन को समझने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, या तो इक्वेशन का या फिर ग्राफ का. समझ में आया? इक्वेशन का या ग्राफ का. जैसे देख, अभी एग्जांपल बताता हूं तुझे. फॉर एग्जांपल, let's say x and y, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? x and y are two वेरिएबल्स. समझ में आई बात? ये दो वेरिएबल है जिनका आपस में रिलेशन है. तो इनके बीच में जो रिलेशन है ना, मैंने बोला दैट रिलेशन, वो कैसा है? लीनियर रिलेशन है. अरे समझा? मैंने बोला इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है. तो लीनियर रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर फंक्शन. तो इफ देयर इज, ध्यान से सुनना, देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन x, ये टू वेरिएबल्स है ना, x एंड y. समझ में आई? तो इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन का यूज करेंगे. उस फंक्शन का नाम क्या देंगे? लीनियर फंक्शन. तुम्हें समझ में आई? सो वी यूज व्हाट? लीनियर फंक्शन टू एक्सप्रेस दिस रिलेशन, to express the linear relation.
ये तो कहानी है, बट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ यू रिप्रेजेंट दिस, हाउ यू रिप्रेजेंट, सही है ना? तो जैसे मैंने समझ लिया है तुम दोनों के बीच में दो लोग जा रहे हैं तो उनमें रिलेशन है, बट मैंने क्या किया, या तो देख के समझा या फिर पढ़ करके। तो अब इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो यूज करेंगे। एक क्या यूज करेंगे, इक्वेशन, दूसरा ग्राफ। तुम्हें समझा? एग्जाम्पल देख, अगर इस लीनियर रिलेशन को मुझे एक्सप्रेस करना है, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, so that for to express that relation we should use linear function। समझ में आई बात? एंड लीनियर फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, इक्वेशन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नहीं समझा ना? तो जिसको कजन्स पता है क्या होता है, का रिलेशन क्या होता है, तो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि नहीं। जैसे मैं तुझे बताऊंगा कि जहां ऐसा लिखा हो, जब भी कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हो, कैसा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो तू समझ जाना दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, लीनियर फंक्शन, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लीनियर रिलेशनशिप। नहीं समझाना? तो ये तुझे पढ़ के समझा कि नहीं? लेकिन मैं बोलूं अगर तुझे पढ़ना नहीं आता, देखना आता है, तो यू यूज पिक्टोरियल वे, डायग्राम। तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये लाइक दिस। तुम्हें नहीं समझा क्या? तो मैं बोला अगर ऐसा है, स्ट्रेट लाइन बनाओ यार। समझ में आई बात? ये एक्स वाई का ग्राफ है ना, ये एक्स वाई के ग्राफ पे अगर मैंने ये लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन दिखा, इट मींस कि एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है। तो यहां मैंने लैंग्वेज यूज किया या पिक्चर यूज किया है? पिक्चर। नहीं समझाना? दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर कुछ भी लिख दे, तू कुछ भी ड्रॉ कर दे, दैट ड्रॉइंग इज कॉल्ड ग्राफ। तो ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ इज द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नहीं समझाना? तो मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखूं या फिर स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो समझ जाएगा कि ये किसी लीनियर फंक्शन और लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ? तो उल्टा भी बोल सकता है, ऐसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, या ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस। अरे सही है ना? समझ में आ रही बात? तो उसी चीज का लैंग्वेज या इक्वेशन ये है और ग्राफ ये। क्लियर हुआ? तो उसको नोट करो, नीचे जो लिखा है उसके नीचे एग्जांपल में इसको नोट करो। सब कुछ ये फिलोसॉफी आज मैंने तुम्हें बताई ग्राफ एंड फंक्शन की। अब मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ, ये मैथ्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो चलो आज इतना, इसको नोट कर लो, ठीक है? एंड विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, एक बार घर पे जाके पूरा सोचो, जितने स्टेटमेंट्स लिखा है जस्ट ट्राई टू थिंक इट, जितने हमने डिस्कशंस किए। ओके, चलो, थैंक यू।